Radhe Radhe friends, welcome to my channel Ethical Nursing Classes. So the first topic that I am going to teach you all is ethics in nursing. मैं फर्स्ट चैप्टर एथिक्स इन नर्सिंग अपने यूट्यूब चैनल का जो नाम है वही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली चाहती हूँ कि हम सारे जो भी नर्सेज हैं, वेदर जीएनएम, एएनएम और बीएससी नर्सिंग, सब जो एथिक्स है हमारे आईसीएन ने या आईएमसी ने जो भी एथिक्स बनाए हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करें, ताकि हम अपने स्टैंडर्ड को अच्छे से मेंटेन कर पाएँ और जो रॉन्ग ओपिनियन है सोसाइटी में उसको हम इरेज कर पाएँ। तो जो एथिक्स इन नर्सिंग है वो हमारे फंडामेंटल का चैप्टर है और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से के लिए भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये हमारे जो स्टेट काउंसिल्स है उसमें भी एग्ज़ाम्स में आता है। So ethics in nursing is a very important aspect in a nursing profession. So what is ethics? Ethics is a branch of philosophy used to study ideal human behavior and ideal ways of being. मतलब जो आइडियल ह्यूमन बिहेवियर होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो राम जी थे वो आइडियल ह्यूमन बीइंग थे, तो ही फॉलोड द पाथ ऑफ राइट थिंग्स। तो जो सही चीज़ होती है उस ह्यूमन बिहेवियर को हमें फॉलो करना है। और आइडियल वेज ऑफ बीइंग मतलब जो सही तरीका है मतलब एक प्रोफेशन में चलने का, उसको हम एथिक्स कहेंगे। फिर आता है रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न राइट कंडक्ट। तो एथिक्स में रूल्स आएंगे, प्रिंसिपल्स आएंगे जो हमें बताएंगे कि हाउ टू कंडक्ट आवर प्रोफेशन, हाउ टू कैरी ऑन प्रैक्टिस इन अ प्रोफेशन। सो और इट डील्स विथ गुड एंड बैड एंड विथ मॉरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। ये एथिक्स जो है गुड और बैड चीज़ों को डील करेगा, जैसे क्या सही है क्या गलत है उसको डील करेगा। और मॉरल ड्यूटीज़ क्या है एक नर्स की, फॉर एज अ ऑब्लिगेशन, इट इज़ ऑब्लिगेटरी मॉरल ड्यूटी टू फॉलो अ राइट पाथ फॉर द पेशेंट केयर। सो डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो एथिक्स है नर्सिंग में वो इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब हर एक ह्यूमन बीइंग के कुछ राइट्स होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एथिक्स जो है वो नर्सिंग में भी लागू है की गई है। तो जो एथिक्स है वो नॉर्मली सारे ही प्रोफेशन में होती है, ताकि वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाए। पर जो एक नर्सिंग प्रोफेशन है उसमें जो एथिक्स है प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज वी आर डीलिंग विद अ पेशेंट ना, क्योंकि हम एक पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, उसकी बीमारियों के साथ डील कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी रहेगी। जैसे कि हमें उसकी प्राइवेसी मेंटेन करनी रहेगी, हमको उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी रहेगी, और हमें नेग्लिजेंस बिल्कुल नहीं करना है, माल प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक नर्सेज को मेंटेन करनी रहती है। स्टार्ट करते जो एथिक्स है, एथिक्स क्या था? ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी यूज्ड टू स्टडी आइडियल ह्यूमन बिहेवियर एंड आइडियल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो एथिक्स का वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है, ईथोस, जिसका मतलब है कस्टम और गाइडिंग बिलीव्स। गाइडिंग बिलीव्स मतलब जो हम दूसरों को गाइड करने के लिए जो बिलीव्स बनाते हैं उसको हम ईथोस बोलते हैं ग्रीक के अकॉर्डिंग। उसके बाद एथिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशन एंड आर कॉल्ड कोड। जो एथिक्स है वो एक प्रोफेशन का, कोई भी प्रोफेशन है उसकी विशेषताएं होती हैं जिसको हम कोड कहते हैं। So code of ethics will state kind of conduct expected from member of a profession, what are responsibilities of its member. कोड ऑफ एथिक्स जो रहेगा वो एक प्रोफेशन के लिए रहेगा कि व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मेंबर ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ प्रोफेशन। एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में ज़रूरी नहीं है कि नर्सेज के लिए ही कोड ऑफ एथिक्स है, जो एमपी पुलिस में जो पुलिस में रहते हैं उनके लिए भी कोड ऑफ एथिक्स होंगे, जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए भी कोड ऑफ एथिक्स है, सारे प्रोफेशन के लिए कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। तो हम कोड ऑफ एथिक्स से ये जान सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज द मेंबर इज गोइंग टू शो, है ना। तो इसमें यही लिखा है, कोड ऑफ एथिक्स विल स्टेट काइंड ऑफ कंडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम मेंबर ऑफ अ प्रोफेशन, व्हाट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इट्स मेंबर। एथिक्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग 1953 में ब्राजील में बनाया गया था, और ये हमारे इंडिया में इंडियन नर्सिंग काउंसिल में कब आया? 1973 में। ये डेट्स जो है वो अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंपॉर्टेंट रहती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आ सकता है कि रिवाइज्ड कब हुआ था कोड ऑफ एथिक्स, तो रिवाइज हुआ था 2012 में। उसके बाद जो 4 प्रिंसिपल एलिमेंट्स है ICN इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग के अकॉर्डिंग कोड ऑफ एथिक्स में, वो क्या है? ठीक है, उससे पहले हम जानते हैं कि जो फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ नर्स होती है वो क्या क्या होती है। तो वो होती है प्रमोट हेल्थ,
प्रिवेंट इलनेस और रिस्टोर हेल्थ, एलिवेट सफरिंग। हमको हेल्थ को प्रमोट करना है कि कैसे सब लोग जो हैं, जो पेशेंट्स हैं, जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, वो अपने हेल्थ को मेंटेन करके रख सकते हैं। और दूसरा प्रिवेंट इलनेस, कैसे हम उनको जो बीमारियां हैं उनसे बचा सकते हैं। जो पेशेंट्स को फर्दर सफरिंग से बचाने के लिए जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं उनको हमें एजुकेट करना है, हेल्थ एजुकेशन देने की, हाउ कैन यू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम सर्टन काइंड ऑफ इलनेस। उसके बाद हमें रिस्टोर करना है हेल्थ को। अगर कोई आदमी बीमार हो गया है तो उसके हेल्थ को हमें रिस्टोर करना है, रिहैबिलिटेट करना है। उसके बाद आता है एलिवेट सफरिंग, मतलब जो पेशेंट ऑलरेडी इल है, उसके इलनेस के टाइम पे जो उसे पेन हो रहा है उसे हम कैसे कम कर सकते हैं, उसकी सफरिंग्स को हम कैसे कम कर सकते हैं। ये हमारे 4 मेन फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एज अ नर्स। सो कोड ऑफ एथिक्स के 4 एलिमेंट प्रिंसिपल्स हैं, वो हैं नर्सेज एंड पीपल, नर्सेज एंड प्रैक्टिस, नर्सेज एंड कोवर्कर्स, नर्सेज एंड प्रोफेशन। तो अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये 4 लिखने हैं, पर अपने क्वेश्चन को इलेबोरेट करने के लिए ग्रेजुएशन में एग्जाम में आप 5 लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो है नर्सेज एंड पीपल। तो नर्सेज एंड पीपल जो ज़रूरतमंद हैं उनके टुवर्ड्स नर्सेज की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो जो ज़रूरतमंद जो हमारे हॉस्पिटल्स में फॉर ट्रीटमेंट आते हैं, उनका जब हम केयर करते हैं तो उस टाइम पे हमें उनका जो कस्टम है, उनके बिलीफ, जो स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हुए उनका केयर हमें प्रोवाइड करना है। तो उसके बाद इसीलिए उसके बाद नर्सेज एंड पीपल में ये आएगा कि जो भी हमारे पास हॉस्पिटल्स में या फिर बाहर भी अगर हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए जा रहे हैं, कम्युनिटी विजिट के लिए जा रहे हैं, तो उधर भी हमको जो पीपल रहे, जो लोग रहेंगे कम्युनिटी, उनमें उनकी कस्टम्स को, बिलीफ्स को रिस्पेक्ट करते हुए हमें उनका ट्रीटमेंट करना है। उनके साथ कैसे कोऑपरेट करते हुए हमें अपना जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करते हुए अपना काम करना है। उसके बाद आएगा नर्सेज एंड प्रैक्टिस। तो नर्सेज एंड प्रैक्टिस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो नर्सेज हैं उनको कंटिन्यूस लर्निंग रखनी चाहिए। कंटिन्यूस लर्निंग नर्सेज को अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए भी रखनी चाहिए, और जो अपडेट्स हो रहे हैं आज मेडिकल फील्ड में उसको नर्सेज अपने ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट पेशेंट्स का कर पाए। इसीलिए भी कंटिन्यूस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नर्सेज के लिए। तो जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक नर्स की कि वो कंटिन्यूस लर्निंग करे और स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग को मेंटेन करके रखे और अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड मेडिकल ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करे पेशेंट को। उसके बाद आता है नर्सेज एंड कोवर्कर्स। नर्सेज एंड कोवर्कर्स, हमारा जो नर्सेज और कोवर्कर्स, नर्सेज के साथ और उनके जो हेल्थ टीम है उसके साथ कैसे बिल्कुल नर्सेज को कोवर्कर्स, मतलब कि नर्सेज के साथ जो हेल्थ पूरी टीम है उसके साथ कैसे मेंटेन करना है रिलेशनशिप, वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाना है हमको, और उसके बाद कलेक्टिवली पूरी हेल्थ टीम को पेशेंट को ट्रीट करना है। तो अगर कोवर्कर के द्वारा कोई भी पेशेंट को हार्म हो रहा है तो हमें वो पेशेंट को सेफ गार्ड करना है। तो जो नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोवर्कर्स के साथ कैसे अच्छे से कम्युनिकेशन बना के रखें, आईपीआर बना के रखें, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्टैंडर्ड होना चाहिए नर्सेज का। उसके बाद नर्सेज एंड प्रोफेशन में जो मेजर रोल है वो है डिटरमाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिजायरेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस एंड नर्सिंग एजुकेशन। जो नर्सिंग प्रैक्टिस है और नर्सिंग एजुकेशन है वो डिजायरेबल स्टैंडर्ड को मीट करना चाहिए, तभी हम पेशेंट को ट्रीट करें, ताकि हमारे प्रोफेशन की डिग्निटी मेंटेन हो पाए। तो दिस कम्स अंडर नर्सेज एंड प्रोफेशन। उसके बाद आता है नर्सेज एंड सोसाइटी। तो नर्सेज की सोसाइटी के प्रति भी एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हेल्थ प्रमोशन करे और इलनेस को प्रिवेंट करे और सफरिंग को एलिवेट तो वो हॉस्पिटल्स के अंदर ही कर सकती है, और प्रमोट कर सकती है। एथिक्स के बाद आता है क्वालिटीज ऑफ एथिकल नर्सेज। तो क्वालिटीज ऑफ एथिकल नर्सेज में जो नर्सेज हैं उनको लीविंग एनी काइंड ऑफ नेशनैलिटी, रेस, रिलीजन, हमें पेशेंट को ट्रीट करना है और हमें बिल्कुल ही फेयर, नर्सेज को बिल्कुल फेयर बिहेवियर रखना है, फेयर ट्रीटमेंट देना है, वेदर इट इज़ अ वीआईपी क्लास पीपल और अ पुअर क्लास पीपल। सो उसके बाद जो नर्सेज में जो मेन क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए मोरल इंटीग्रिटी। जो नर्सेज है उनकी मोरल इंटीग्रिटी अच्छी होनी चाहिए, वो ऑनेस्ट होनी चाहिए। मोरल इंटीग्रिटी में आएगा कि ऑनेस्ट होनी चाहिए, लॉयल होनी चाहिए, उनमें ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो किसी भी पर्सन की, किसी भी पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कर पाए।
और रिस्पेक्ट करे उनके रिलीजन को, उनके स्पिरिचुअल बिलीफ्स को। उसके बाद आता है ऑनेस्टी एंड ट्रुथफुलनेस। ऑनेस्ट और ट्रुथफुलनेस नर्सेस को खुद के प्रति भी होना है और पेशेंट के प्रति भी होना है। नर्सेस को ऐसा कोई गलत काम नहीं करना है जिससे वो खुद से ऑनेस्ट ना हो। नर्सेस हैज टू फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट दे आर, हैव टू फाइंड recognize themselves, that whether they are honest to themselves, truthful to themselves or not, and then the nurses have primary responsibility for showing honesty and truthfulness to patients and the practice or the treatment we are providing to the patient. उसके बाद होता है मॉरल करेज। तो जो नर्सेज है उनके पास मॉरल करेज भी होना बहुत ज़रूरी है। उनको किसी से दबना नहीं है। जहाँ जो चीज़ गलत हो रही है, अगर कोई भी हॉस्पिटल सेटिंग्स में जो सामान है वो नहीं आ रहा है, आईवी सेट्स या जो भी ट्रीटमेंट के लिए सामान लगता है वो नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमें आवाज़ उठानी है, बोलना है। वी हैव टू कीप अ मॉरल करेज। आवाज़ हमें सही चीज़ों के लिए ही उठानी है, गलत चीज़ों के लिए नहीं उठानी है। तो एक मॉरल करेज जो है वो होना चाहिए नर्सेस के अंदर। रिस्पेक्टफुली हमें हर चीज़ के लिए करेज दिखाना है। उसके बाद आता है एडवोकेसी। एडवोकेसी में हमें एडवोकेट भी बनना है। एडवोकेट कैसे? हमें जो पेशेंट है उनको उनकी ऑटोनॉमी को सेफ गार्ड करना है। ऑटोनॉमी इन द सेंस कि उनका राइट्स जो होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट, फॉर मेकिंग डिसीजन द ट्रीटमेंट दे आर गेटिंग। सो ऑटोनॉमी को सेफ गार्ड करना है हमें। अगर पेशेंट के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसको सेफ गार्ड करके एडवोकेट करना है, उसको उसकी तरफ से बोलना है। उसके बाद आता है पावर। तो नर्सेस शुड हैव अ पावर, मतलब कि वो किसी को इन्फ्लुएंस कर पाए। इन्फ्लुएंस कर पाए मतलब उनके एक्शंस जो होते हैं शुड हैव पावर, शुड हैव इन्फ्लुएंसिंग पावर, कि अगर वो कुछ ऐसे एक्शन करते हैं तो उससे उनसे उनके जो लोग हैं उससे इन्फ्लुएंस हो पाए उनके एक्शन से और उनको फॉलो करने की कोशिश करें। ठीक है। उसके बाद आता है कल्चरली सेंसिटिव केयर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कल्चरली हमें नॉलेज होना चाहिए। हम जिस भी एरिया में काम कर रहे हैं हमें वहाँ का जो कल्चर है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी हम एक एथिकल नर्सिंग केयर उस पेशेंट को प्रोवाइड कर पाएंगे। तो थोड़ा बहुत नॉलेज हमें होना चाहिए, पर हमें जो पेशेंट के साथ बात करना है वो हमें अपने ही नॉर्मल हिंदी, आइदर इंग्लिश में, पेशेंट से तो हिंदी में ही बात करना है और नॉर्मल हिंदी में बात करना है। और हमें जो अपने को वर्कर्स होते हैं उनके साथ भी हिंदी या इंग्लिश में ही बात करना, अदर कोई भी लैंग्वेज में बात नहीं करनी है, ताकि हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन रह पाए। और हमें जो भी हम एरिया में काम करें उनका उधर का कल्चर पता होना चाहिए। कल्चर पता होगा तभी हम उस जगह में जो कल्चर है उनके स्पिरिचुअल बिलीव्स को, कल्चरल बिलीव्स को रिस्पेक्ट करते हुए उनको ट्रीट कर पाएंगे हेल्थ को। तो आगे आता है लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स इन नर्सिंग। तो नर्सिंग प्रैक्टिस, तो इसमें जो 3 टाइप के लॉज हैं विच आर एप्लीकेबल फॉर नर्सेज, दैट आर सिविल लॉ। सिविल लॉ इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन एंड द गवर्नमेंट, वेयर मतलब जहाँ पे जो नुकसान है वो उस पर्सन को ही होगा या फिर उसकी प्रॉपर्टी को होगा। तो सिविल लॉ में एक आता है कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है कि एक अग्रीमेंट इन्फोर्स किया जाता है प्राइवेट में, और प्राइवेट में एक अग्रीमेंट को इन्फोर्स करते हैं। और दूसरा आता है टॉर्ट्स। टॉर्ट्स इज अ रॉन्गफुल एक्ट। रॉन्गफुल एक्ट उसमें एक इंटेंशनल है, एक अनइंटेंशनल है। एक इंटेंशनली भी रॉन्गफुल एक्ट्स किए जा सकते हैं, किए जाते हैं, और अनइंटेंशनली भी नेग्लिजेंस के थ्रू या माल प्रैक्टिस के थ्रू हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या क्या लॉज हैं वो मैं आपको बताऊंगी। दिस इज वेरी टॉर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उसके बाद आता है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में गवर्नमेंट और पर्सन के बीच में जो रिलेशनशिप है उससे सोसाइटी को भी हार्म हो सकता है। तो उसमें 2 टाइप का होता है, एक फेलोनी होता है, एक मिसडियामनार होता है। तो जो फेलोनी होता है इट इज सीरियस इन नेचर, मतलब अगर ये क्रिमिनल लॉ है तो फिर अगर इस टाइप का कोई क्राइम होता है तो वो जो पर्सन है उसको 1 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है। और एक मिसडियामनार होता है तो इसमें ज़्यादा सीरियस नेचर का नहीं होता है ये, तो इसमें जो सज़ा जो होती है वो 1 साल से कम की होती है। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो दिस इज नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट। तो जो टॉर्ट्स है वो आता है सिविल लॉ में। एक कॉन्ट्रैक्ट था और एक टॉर्ट्स था। तो टॉर्ट्स में 2 थे, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। तो टॉर्ट्स क्या है? टॉर्ट्स इज अ रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड टू हार्म द पर्सन और द प्रॉपर्टी। तो टॉर्ट्स में इंटेंशनल में आता है फर्स्ट असॉल्ट, बैटरी, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, डिफेमेशन,
ऑफ कैरेक्टर, इसमें आता है 2 लायबल और स्लैंडर, और उसके बाद आता है फ्रॉड, इंट्रूजन, पब्लिक डिस्क्लोजर, मलाइस, अप्रोप्रिएशन। सो इंटेंशनल टॉर्ट्स में जो असॉल्ट है वो क्या है, जो क्राइम किया है या कोई थ्रेट पर्सन को हम दे रहे हैं, अनलॉफुल थ्रेट है, वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और उसको उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर असॉल्ट। उसके बाद आता है बैटरी। बैटरी में जैसे कि अगर हम पर्सन को अनइंटेंशनली या फिर इंटेंशनली अगर हम उसको टच कर रहे हैं बिना उसकी परमिशन के, तो वो आएगा बैटरी के अंदर। इसीलिए जब भी हमें पेशेंट को बुलाना, मतलब उसको कुछ चीज़ बतानी है, तो उसे हमको उसे आवाज़ देनी है, वो उठ जाए, तब उसको बताना है कि आपसे हमें ये काम है, आपका ये ट्रीटमेंट करना है, आपको कैन्युला लगाना है या जो भी, ठीक है। तो बैटरी में आता है इंटेंशनल टचिंग, दैट कैन हार्म पर्सन और नॉट हार्म द पर्सन। उसके बाद आता है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, मतलब कोई भी जो पेशेंट है उसकी प्राइवेसी में हम, प्राइवेट लाइफ में हम इंट्रूजन क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि उसकी प्राइवेसी को हार्म कर रहे हैं, उसकी कोई भी बात को कॉन्फिडेंशियल नहीं रख रहे हैं, तो इट कम्स अंडर इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। फिर आता है डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर, लाइबल और स्लैंडर, मतलब जो फॉल्स स्टेटमेंट्स होते हैं उनका प्रचार करना। हाँ, और उसमें आता है एक लायबल होता है, जैसे कि इमेज से अगर कर रहे हैं, फोटो से, या फिर रिटन फॉल्स स्टेटमेंट्स को पब्लिश कर रहे हैं। और एक आता है स्लैंडर। स्लैंडर में ओरली हम फॉल्स स्टेटमेंट्स को फैला रहे हैं, तो दिस कम्स अंडर डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर। फिर आता है फ्रॉड। फ्रॉड में अगर कोई पेशेंट के साथ हम कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, तो फ्रॉड मतलब कुछ गलत कर रहे हैं, उसको उल्लू बना रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर फ्रॉड। उसके बाद आएगा इंट्रूजन। इंट्रूजन में वही है कि इंट्रूजन और इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इंट्रूजन उसके प्राइवेट अफेयर्स में अगर हम दखल अंदाजी कर रहे हैं, उनकी फैमिली मैटर चल रही है और हम जाके उनको बता रहे हैं कि ऐसा करो वैसा, तो दैट इज नॉट आवर। तो इंट्रूजन में अगर हम उनके प्राइवेट अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर इंट्रूजन। उसके बाद आता है पब्लिक डिस्क्लोजर। कोई भी पेशेंट है, उसकी जो डिसीज है, मान लो उसको HIV है, तो हम उसको पब्लिकली डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो दिस इज रॉन्ग, है ना। पब्लिक उसकी परमिशन के बिना हम उसकी कोई भी चीज़ को पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकते, या किसी की इमेज को खराब करने के लिए हम चीज़ों को फैला रहे हैं, तो दैट इज पब्लिक डिस्क्लोजर, हमें पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं करना है। उसके बाद आता है मलाइस। मलाइस में ऐसा होता है कि हमें पता है कि ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, फिर भी हम उसको फैला रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर मलाइस। उसके बाद आता है अप्रोप्रिएशन। तो अप्रोप्रिएशन में कि जो पर्सन है, हम उसका इमेज या फिर उसका नाम को अनऑथराइज्ड तरीके से यूज कर रहे हैं और अपने बेनिफिट के लिए, तो दैट कम्स अंडर अप्रोप्रिएशन। तो दिस इज इंटेंशनल टॉर्ट, जो कि इंटेंशनली गलत काम किए जाते हैं, वो इंटेंशनल टॉर्ट्स में आता है। तो हमें ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करना है, जैसे कि हमें अगर पैसे मिल रहे हैं, मतलब पैसे मिल रहे हैं, फेयर मिल रहा है कुछ, तो उसके लिए हम डराए धमकाए कोई पेशेंट को, है ना, या हार्म करने की कोशिश करें, तो दैट इज व्हाट वी हैव टू नॉट डू। और इंटेंशनल टचिंग, अगर हम इंटेंशनल टच अगर हम पेशेंट को कर रहे हैं, तो हम अगर अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, तो उससे पूछ के करना है। और अगर जो भी इंटेंशनली जो टच कर रहा है पेशेंट को गलत काम करने के लिए, तो दैट इज वेरी रॉन्ग। उसके बाद इन्वेजन, हमें कोई भी प्राइवेट अफेयर्स में उसकी प्राइवेट प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना है, उसकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी नहीं देनी है ना। और फॉल्स स्टेटमेंट्स को नहीं फैलाना है, किसी के इमेज का यूज़ करके और स्टेटमेंट्स को यूज़ करके हमें फॉल्स स्टेटमेंट्स को नहीं बढ़ाना, ओरली भी हमें नहीं फैलाना है, गॉसिप्स में इन्वॉल्व नहीं रहना है, मेन ये है। और फ्रॉड नहीं करना है, किसी को पागल बना के हमने उनसे पैसे ले लिए, तो दिस इज व्हाट फ्रॉड एंड वी हैव टू नॉट डू दिस। और इंट्रूजन नहीं करना है, फिर पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं करना है। पेशेंट अगर नहीं चाहता है कि उसकी बीमारी का किसी को पता चले, तो हमें नहीं पता लगने देना। मलाइज भी हमने बता दिया, अप्रोप्रिएशन भी, किसी का भी नाम यूज करके कोई गलत काम नहीं करना, दिस इज एन इंटेंशनल टॉट। फिर आता है अनइंटेंशनल टॉट्स में आता है जो अनइंटेंशनली लोग कर देते हैं, मतलब कि बिना कोई मोटिव के करते हैं, तो उसके बाद उसमें आता है नेग्लिजेंस और एक माल प्रैक्टिस। नेग्लिजेंस क्या है? नेग्लिजेंस है कि जो ओमिशन ऑफ वर्क, मतलब कि काम करने से, मतलब लापरवाही कह सकते हैं हम, कि लापरवाही अगर कोई पर्सन की है, एक रीजनेबल और प्रूडेंट पर्सन जो है काम वो करेगा, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो काम करेगा, पर जो एक इररिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो काम वो नहीं अवॉइड करेगा या इग्नोर कर देगा, नेग्लेक्ट कर देगा, तो उससे भी हम पे कुछ लॉज हैं जो वो लागू हो सकते हैं, तो दैट कैन ऑल्सो कम अंडर एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है। तो नेग्लिजेंस तब कब हो सकता है? नेग्लिजेंस में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, और एक अनइंटेंशनल टॉट में आता है माल प्रैक्टिस। तो माल प्रैक्टिस की मतलब कि
आदमी काम तो कर रहा है पर माल प्रैक्टिस में मतलब कि बिल्कुल उसने ध्यान नहीं दे पाया, बिना ध्यान दिए काम कर रहा है। अगर मान लो कि अगर कोई नर्स है उसके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है ट्रीटमेंट देने के लिए पेशेंट को, तो वो भी उसका माल प्रैक्टिस है, वो उसकी ही गलती है कि उसको नॉलेज क्यों नहीं है। हाँ, इट इज़ हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो अबाउट द ट्रीटमेंट एंड द मेडिकेशन, है ना। तो जैसे कि माल प्रैक्टिस में आ सकता है कि अगर हमने कोई इनकरेक्ट मेडिसिन कोई पेशेंट को दे दी, तो दैट कम्स अंडर माल प्रैक्टिस। फेल्ड टू रीड द लेबल, अगर हम जो लेबल है वो मेडिसिन देने से पहले लेबल सही से नहीं रीड कर रहे हैं, तो वो भी माल प्रैक्टिस के अंदर आएगा। कि मतलब हम काम करते टाइम पे गलत काम कर दे रहे हैं या गलती से हमसे कोई चीज़ हो रही है, तो दैट कम्स अंडर माल प्रैक्टिस। उसके बाद आता है तो फर्स्ट पॉइंट है नेग्लिजेंस में फेलियर टू ऑब्जर्व एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। तो फेलियर टू ऑब्जर्व मतलब नर्स शुड बी अ गुड ऑब्जर्वर, तो अगर वो कोई भी साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट के ऑब्जर्व नहीं कर पाती और उसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं ले पाती, दैट कम्स अंडर नेग्लिजेंस। तो इस फेलियर टू ऑब्जर्व में जैसे कि मान लो कि उसका हमने टीपीआर टाइम से नहीं लिया, केयरलेसनेस दिखाई, टीपीआर टाइम से नहीं लिया, अगर कोई सिग्नल दिखा रहा है उसका जो वेंटिलेटर या वॉट एवर द एपरेटस द पेशेंट इज अटैच टू, अगर वो कोई इंडिकेट कोई लाइट इंडिकेट करे, हमने उसको केयरलेसली लिया, तो कम्स अंडर नेग्लिजेंस। उसके बाद आता है रॉन्ग मेडिकेशन डोज रूट कंसंट्रेशन। अगर हम कोई भी पेशेंट को रॉन्ग मेडिकेशन दे रहे हैं, रॉन्ग रूट से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गलत है हमारा, डोज गलत दे रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन या डोज जो है वो हम पेशेंट को गलत दे रहे हैं, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर नेग्लिजेंस। अगर पेशेंट जो डॉक्टर्स फिजिशियंस हमको लिख के दे रहे हैं, तो वी हैव टू आस्क द डॉक्टर फिजिशियन, अगर उनने बाई चांस कुछ गलत लिख दिया हो, तो दैट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें अंधाधुंध बस डोसेज को कॉपी करके देना नहीं है, हमको ये भी देखना है कि अगर वो गलत डोसेज लिख रहे हैं या गलत मेडिकेशन लिख रहे हैं, दैट कैन हार्म द पेशेंट, वी हैव टू रेज अ वॉइस। इसके बाद आता है डिफेक्ट इन अपैरेटस। अगर तुम्हारे अपैरेटस में बीपी इंस्ट्रूमेंट में या फिर तुम्हारा जो थर्मामीटर है, ये सब चीज़ें भी अगर गलत है, यूज अच्छे डिफेक्टिव हैं, तो फिर दैट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर नेग्लिजेंस, तो दैट विल ऑल्सो कम अंडर नेग्लिजेंस। उसके बाद आता है इक्विपमेंट यूज इन रॉन्ग वे। अगर इक्विपमेंट कोई भी इक्विपमेंट को हम सही तरीके से नहीं यूज कर रहे हैं, जैसे कि मान लो थर्मामीटर जो है अनकॉन्शियस पेशेंट के मुंह में हमने डाल दिया, तो हो सकता है वो उसको बाइट कर ले, मर्क्यूरी उसके अंदर चली जाए, तो दैट कैन कॉज इंटॉक्सिकेशन एंड द डेथ ऑफ पेशेंट ऑल्सो। तो हमें जब भी जो थर्मामीटर या जो भी अपैरेटस है यूज करने से पहले पेशेंट को गाइड करना, उसे इंस्ट्रक्शंस देने की हाउ यू हैव टू यूज इट, है ना। उसके बाद हमें उसको यूज करना है और हमारा अपैरेटस बिल्कुल भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, इट शो करेक्ट रीडिंग। उसके बाद आता है इक्विपमेंट यूज, उसके बाद मिस्टेकन आइडेंटिटी, रॉन्ग पेशेंट प्रिपेयर्ड फॉर ओटी। मिस्टेकन आइडेंटिटी में होता है कई बार कि जो गलत पेशेंट को कोई दूसरा डोज लगा दिया या कोई गलत पेशेंट को ओटी के लिए प्रिपेयर कर दिया, है ना, तो दिस कम्स अंडर मिस्टेकन आइडेंटिटी। फिर आता है गिविंग एक्सप्लेनेशन एंड गेटिंग कंसेंट। तो इट इज आर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द राइट ऑफ पेशेंट कि वो अपने डिसीज या ट्रीटमेंट के बारे में पूछ सकता है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको उसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन देना है। और जब सर्जरी के लिए कोई पेशेंट जाता है, तो हमको सिर्फ कंसेंट लेना होता है, सर्जरी किस चीज़ की होनी है, कैसे होनी है, दैट इज ऑल द थिंग्स दैट डॉक्टर्स और फिजिशियन विल टेल अबाउट इट टू द पेशेंट। हमें सिर्फ कंसेंट लेना है, साइन करवाने हैं पेशेंट से, तो हमें एक्सप्लेनेशन देना है उसके डिसीज के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, और हमें कंसेंट लेना है। और अगर हम नहीं करते ये सब चीज़ें, तो दैट कम्स इन द नेग्लिजेंस। अगर हम उसको ट्रीटमेंट के बारे में नहीं बताते, नेग्लेक्ट करते हैं, है ना, तो दिस विल कम अंडर नेग्लिजेंस। कंसेंट अगर हम नहीं लेते प्रॉपर तरीके से, तो दैट विल ऑल्सो कम अंडर नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस में और भी पॉइंट है। नेक्स्ट है बर्न। तो हमें बर्न भी हो सकता है पेशेंट को, मान लो कि कोई हॉट वाटर बैग्स है, अगर हमने उसको प्रॉपरली यूज नहीं किया है और पेशेंट को सही से इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए, तो उससे पेशेंट को बर्न हो सकता है, मान लो, या फिर कोई केमिकल से बर्न्स होते हैं, तो दिस ऑल कम्स अंडर नेग्लिजेंस, जिसके जो हमारे ऊपर लॉज भी लग सकते हैं इससे, है ना। और फिर आता है फॉल्स। अगर हम साइड रेल्स जो क्रेडल्स हैं वो प्रॉपरली न्यूबॉर्न बेबीज में जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स है उसमें नहीं लगाते, बाई चांस वो पेशेंट गिर जाता है, उसको इंजरी हो जाती है, दैट विल क्रिएट अ केस ऑन नर्सेस, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। फिर फॉल्स के बाद है नेक्स्ट काउंटिंग स्पॉन्जेस एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो
काउंटिंग स्पॉन्जेस एंड इंस्ट्रूमेंट, जैसे जब ओटी में जो नर्सेज रहती हैं, जो असिस्ट करवाती हैं डॉक्टर के साथ ऑपरेशन, तो उस टाइम पे जो स्पॉन्जेस है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो फॉरसेप्स है, जो नीडल फॉरसेप है, जो इवन नीडल्स जो होती हैं, वो हमको काउंट करके देनी है। अगर वो एक भी पेशेंट के अंदर छूट जाती है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा नेग्लिजेंस होगा, तो उससे हम पे केस बनेगा। तो स्पॉन्जेस और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दैट इज ऑल वी हैव टू काउंट एंड देन गिव टू द डॉक्टर्स। एंड नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड। तो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नर्सेज, एज इट विल प्रोटेक्ट द नर्स, है ना। तो रिकॉर्ड्स को अगर हम सही तरीके से लिखते हैं और हम जो काम हम करते जा रहे हैं उसको हम रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग प्रॉपरली कर रहे हैं, तो दैट विल बी अ प्रूफ फॉर अस इफ एनी काइंड ऑफ केस हैपेंस, है ना। नेक्स्ट होता है फेलियर टू कम्युनिकेट। अगर हम कोई पेशेंट के साथ या उनके घर वालों के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, तो दैट विल बी द नेग्लिजेंस ऑफ द नर्स, है ना। उससे भी हमको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लॉस और डैमेज टू क्लाइंट्स प्रॉपर्टी एंड फेम। मतलब कि अगर मान लो कि ओटी जाते टाइम पे कोई पेशेंट ने तुम्हें कोई चीज़ संभालने को दी, या फिर कभी भी कोई चीज़ तुम्हें दी है संभालने के लिए, अगर तुमने उसकी प्रॉपर्टी का ध्यान नहीं दिया है, तो फिर दैट विल बी द नेग्लिजेंस ऑफ द नर्स, है ना। तो जैसे अगर कोई पेशेंट हमको कुछ चीज़ ध्यान से दे रहा है तो हमें उसको वापस करनी है विथ मतलब जो भी उसने जैसे दिया है वैसे ही उसको वापस करना है। तो लॉस, उसकी कोई भी क्लाइंट की प्रॉपर्टी को हमें डैमेज नहीं करना है, ना ही उसको उसका लॉस होना चाहिए क्लाइंट को, उसके फेम का और प्रॉपर्टी का। फिर क्लाइंट केयर में आता है कि मान लो कि कोई अनक्वालिफाइड पर्सन को हम जो पेशेंट है उसका काम करने के लिए दे देते, तो दैट विल बी रॉन्ग एंड कम अंडर नेग्लिजेंस। तो क्लाइंट केयर शुड बी डन बाय अ क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर, बाय अ नर्स और बाय अ क्वालिफाइड पर्सन। ऐसा नहीं है कि वार्ड बॉय को बोल दिया कि तुम आईवी कनेक्ट कर दो, दिस इज व्हाट वी हैव टू नॉट डू, है ना। तो उसके बाद आता है हॉस्पिटलाइजेशन। तो अननेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन हमें कोई भी पेशेंट का नहीं रखना है। तो हॉस्पिटलाइजेशन में अगर बाई चांस पेशेंट चाह रहा है डॉक्टर्स के बिना परमिशन के जाना, वो ठीक नहीं हुआ है फिर भी वो जाना चाहता है, तो हमें उससे रिटन में लेना है कि आप लिख के जाओ, साइन करके चले जाओ, है ना। उसके बाद आता है यूथनेशिया एंड मर्सी किलिंग। यूथनेशिया मर्सी किलिंग की मतलब मान लो कि अगर पेशेंट का हमें फेट पता है कि मतलब ही और शी इज गोना डाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके जो भी लाइफ सपोर्टिंग जो सिस्टम्स हैं उसको हम हटा दें, है ना। दिस इज नॉट आर प्रैक्टिस, दिस डजंट कम्स अंडर आवर प्रैक्टिस। तो हम कोई भी पेशेंट को मर्सी किलिंग या यूथनेशिया नहीं दे सकते हैं, उसके लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स को नहीं हटा सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो दैट इज अ रॉन्गफुल एक्ट, ठीक है। तो ये होता है अनइंटेंशनल टॉर्ट। तो नेग्लिजेंस में काफ़ी सारे पॉइंट्स थे, तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, बहुत ही माइनर चीज़ें, हर चीज़ में नर्सेज को ब्लेम किया जा सकता है। वी हैव टू बी वेरी गुड ऑब्जर्वर, लिसनर एंड अ गुड प्रैक्टिशनर शुड हैव अ गुड स्किल्स एंड लर्निंग ऑल्सो टू मेंटेन आवर स्टैंडर्ड। सो टॉर्ट्स वाज द पार्ट ऑफ सिविल लॉ, जिसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट था और एक टॉर्ट्स था। तो उसके बाद जो हमने पढ़ा था क्रिमिनल लॉ, तो क्रिमिनल लॉ का क्या होता है मैं बताती हूँ। एक्ट कमिटेड फॉर वायलेशन ऑफ लॉ वेयर द कंसिक्वेंस ऑफ कन्विक्शन बाय अ कोर्ट इज पनिशमेंट। अगर कोई ऐसा एक्ट किया जाता है जो कि किसी के भी राइट्स को वायलेट करता है, तो उसका जो नतीजा रहेगा वो पनिशमेंट रहेगा, कोर्ट उसको पनिशमेंट देगी। तो पनिशमेंट दो टाइप की हो सकती है, एक हो सकती है फेलोनी और एक हो सकता है डिसमियनॉर। तो फेलोनी जैसा कि मैंने आप बता चुका है आपको, एक सीरियस टाइप ऑफ क्राइम होता है। तो इसमें अगर कोई सीरियस टाइप ऑफ क्राइम हुआ है तो उसके लिए जो जिसने वो क्राइम किया है उसको मोर देन 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। और जो मिसडिमनॉर है वो लेसर क्रिमिनल एक्ट होता है, मतलब क्रिमिनल एक्ट तो होता है, ये पनिशमेंट उसको भी मिलेगी पर उसको लेसर क्रिमिनल एक्ट के अंडर डालेंगे, और उसमें जो जिसने एक्ट जो वायलेट किया है उसको लेस देन 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट होगी। अमेरिकन लॉ कहता है बेसिक लीगल प्रोटेक्शन टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर हु रेंडर्स फर्स्ट एड इन इमरजेंसी टू एन इंजर्ड पर्सन। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स या जैसे नर्सेज या कोई भी, उनके लिए ये लॉ नॉर्मली जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं तो अगर कोई पेशेंट को ज़रूरत है, जो विक्टिम है उसको सीपीआर की ज़रूरत है, तो अगर वो वॉलंटरीली जाके विदाउट एनी मतलब रिवॉर्ड या काइंड ऑफ गेन के बिना सोचे, या उसका कोई रिलेशन भी नहीं है उस पर्सन के साथ, जाके वॉलंटरीली उसको सीपीआर दे रहा है,
तो वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर यहाँ पे वो होगा। तो अगर वो जाके देता है इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड, तो उस केस में गुड सैमरिटन लॉ अप्लाई होगा। इसके बाद आते हैं एथिक्स। तो सबसे पहले हमने पढ़े थे कोड ऑफ एथिक्स। तो कोड ऑफ एथिक्स में 4 मेन थे और एक एक्स्ट्रा था नर्सेज एंड सोसाइटी, है ना। उसके बाद हमने पढ़े थे लीगल एंड एथिकल लॉज। तो लीगल एंड एथिकल लॉज में 3 लॉज थे, उसमें से जो मेन था वो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ था। उसके बाद जो अब हम पढ़ रहे हैं वो एथिक्स है। तो एथिक्स क्या है? एथिक्स लॉ और प्रिंसिपल है दैट गवर्न्स द राइट कंडक्ट और बिहेवियर। एथिक्स जो है वो प्रिंसिपल है, लॉ है, जो हमें बताते हैं, कंडक्ट करते हैं, गवर्न करते हैं, ठीक है, जो हमें क्या करना है वो। तो उसमें सबसे पहले आता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या है? ऑटोनॉमी मतलब जो पेशेंट है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं अपने मेडिकल केयर के बारे में, उसको हम ऑटोनॉमी कहेंगे। तो ऑटोनॉमी इज सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द पेशेंट दैट दे कैन टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट देयर ओन हेल्थ कंडीशन, मेडिकल केयर। बाई चांस अगर वो पेशेंट मेंटली इल है तो दैट हैव अ डिफरेंट रूल, ठीक है। उसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वंस एक्शन। अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इज नोन एज अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद आता है बेनिफिशियसी। तो बेनिफिशियसी में अगर हमारा कोई एक ऐसा एक्शन है जो बेनिफिट कर रहा है दूसरों को, तो दैट इज बेनिफिशियसी। तो ये होता है तीसरा लॉ या प्रिंसिपल। फिर आता है कॉन्फिडेंशियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन बाय नर्सेस। मतलब हमें प्रिवेसी रखनी है पेशेंट के जो बातों का प्राइवेटली रखनी है। कॉन्फिडेंशियलिटी जो लॉ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे इसमें मान लो कि अगर पेशेंट इवन उसके घर वालों को नहीं चाहता है बताना कि उसकी बीमारी के बारे में, तो वो भी इस लॉ के अंदर है। अगर आप पेशेंट की बिना परमिशन के उसके घर वालों को बता देते, दैट विल ऑल्सो बी रॉन्ग एक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है फिडेलिटी। फिडेलिटी में जो हम कमिटमेंट कर रहे हैं उसके लिए हमें फेथफुल होना है। इट मीन्स कि मान लो कि मैं इंचार्ज हूँ और आई हैव मेड द कमिटमेंट लाइक कि मैं आपको कोई भी अपने स्टाफ को कल छुट्टी दूंगी, तो आई हैव टू स्टैंड ऑन माई कमिटमेंट। तो हमें अपने कमिटमेंट के लिए फेथफुल रहना है। उसके बाद आता है जस्टिस। तो जस्टिस में हमें क्या करना है? जस्टिस में हमें बिल्कुल फेयर रहना है, फेयर एक्शन शो करना है। नो वीआईपी ट्रीटमेंट्स टू बी गिवन टू हायर इकोनॉमिक क्लास पर्सन। एंड ऐसा हमें नहीं करना है कि वीआईपी पर्सन को अलग हम ट्रीटमेंट दें और जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको थोड़ा लो ट्रीटमेंट। हमें बिल्कुल फेयर ट्रीटमेंट करना है सारे पेशेंट्स के साथ। सब पेशेंट हमारे लिए बराबर होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है नॉन मालफिकेंस। तो नॉन मालफिकेंस में हमें नॉन हार्मिंग और इन्फ्लुएंसिंग द लीस्ट पॉसिबल हार्म पॉसिबल टू द पेशेंट। मतलब हमें कुछ ऐसा बेनिफिट हम पेशेंट को देना है कि हम उसको लीस्ट हार्म पहुंचा सके। जैसे कि हमें पता है कि कुछ जो एलोपैथिक ड्रग्स होती हैं दैट शो द साइड इफेक्ट्स, है ना। तो हमें ऐसा कोशिश करना है कि पेशेंट को हम ऐसे ट्रीटमेंट दें, ऐसे उसके इलनेस से उसको बाहर निकालें कि उसको लीस्ट हार्म हो, है ना। तो हमें लीस्ट हार्म पहुंचाते हुए पेशेंट को बेनिफिट देना है, तो उसको हम कहेंगे नॉन मालफिकेंसी। उसके बाद आता है वेरासिटी। तो वेरासिटी में क्वालिटी जो होती है हमारे अंदर वो ट्रुथफुलनेस की, ऑनेस्टी की, दैट इज ओनली नोन एज वेरासिटी। तो हम क्वालिटी ऑफ एथिकल नर्सेस पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोफेशनल वैल्यूज। ये भी ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा सेम है उसके जैसे, बट ये क्या है, एक गाइड करता है आपको, गाइडिंग बिलीव्स है ये। तो आप अपने वर्किंग बिहेवियर को कैसे मैनेज करके रख सकते हैं, उनके लिए ये प्रिंसिपल्स है। ये प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करना है। तो अल्टुरिज्म में सबसे पहले आता है कि ये एक सेल्फलेस कंसर्न होता है पेशेंट के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी किसी के लिए भी सेल्फलेस कंसर्न होना चाहिए और सेल्फलेसली हमें उसका केयर करना है। तो हम जब पेशेंट की केयर करते हैं तो हमें सेल्फलेसली करना है, ऐसा हमें मान के करना है कि दैट पेशेंट इज आवर रिलेटिव, है ना, तभी हम उसके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। उसके बाद आता है ऑटोनॉमी। तो ऑटोनॉमी आपको मैं बता चुकी हूँ, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो पेशेंट के पास पेशेंट की जो डिसीजन मेकिंग है उसका ट्रीटमेंट के लिए, तो उसका हमें रिस्पेक्ट करना है। अगर वो मना कर रहा है कि मुझे ये इंजेक्शन नहीं लगवाना है, तो ही इज हैविंग द राइट टू डिनाई, है ना। तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है। उसके बाद आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में क्वालिटी है ये ऑनेस्टी की, ऑनेस्ट रहने की क्वालिटी है ये। तो इसमें एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ कोड ऑफ एथिक्स के अकॉर्डिंगली ये एक्ट करता है। तो जैसे हमें एक ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, अगर उसका फैमिली मेम्बर या पेशेंट उसके डिसीज के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में पूछ रहा है, तो हमें उसको ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन देना है। उसके बाद उसकी जो भी हम एक्शन कर रहे हैं उसकी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है
और हमारा जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। तो इंटीग्रिटी में यही आता है कि हमें ऑनेस्ट रहना है। पेशेंट अगर हमसे कुछ ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहता है, उसके डिसीज़ के बारे में जानना चाहता है, उसकी फैमिली जानना चाहती है, तो हमें उसको ऑनेस्टली उसका आंसर करना है और हमको अपने जो एक्शंस हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल खुद ही होना है और डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है ह्यूमन डिग्निटी। तो ह्यूमन डिग्निटी में हमें हर एक पेशेंट की, हर एक पर्सन की यूनिकनेस जो है उसको रिस्पेक्ट करना है और अकॉर्डिंग टू दैट ही हमें उस पेशेंट को ट्रीट करना है। फिर आता है सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस में हमें बिना कोई उसका इकोनॉमिक सेक्शन देखे हुए, उसकी एथनिसिटी, एज या फिर सेक्सुअल उसका जेंडर देखे बिना, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है उसको, ये सब चीज़ें देखे बिना हमें उसको ट्रीट करना है। उसके साथ पार्शियलिटी नहीं करनी है, फेयर ट्रीटमेंट। मतलब सोशल जस्टिस मतलब सोशली, मान लो उसका रिलीजन या फिर जो उसके कस्टम्स जैसे भी हो, हमें उसके साथ फेयर बिहेवियर रखना है, फेयर ट्रीटमेंट देना है उसको। तो प्रोफेशनल वैल्यूज़ के साथ हमारा जो टॉपिक है वो यहीं ख़त्म होता है। तो एथिक्स इन नर्सिंग जो है, ये पूरा चैप्टर जो था वो इसके साथ यहाँ पे ख़त्म होता है। ये सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। आई होप यू वुड हैव लाइक्ड इट। अगर आपको कोई भी डाउट है या इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ टॉपिक टू बी टॉट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ट्राई करूँगी वो टॉपिक को कवर करने की। एंड थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू प्रेस द बेल आइकॉन। स्टे ट्यून्ड। राधे राधे।